ठीक है बेटा। 12th क्लास के अंतर्गत जो है उपनिवेशवाद और देहात, इसमें आपने सबसे पहले पहाड़िया लोगों के बारे में बताया, पढ़ा आपने कि सबसे पहले, एक मिनट है। तो बेटा जैसे जो है उपनिवेशवाद और देहात की बात आती है, तो वहाँ पे अंग्रेजी शासन के दौरान, ठीक है बेटा, सर्वप्रथम जो है औपनिवेशिक शासन कहाँ स्थापित हुआ? बंगाल में स्थापित किया गया। यहाँ वही प्रांत था जहाँ सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्स्थापित करने के लिए भूमि संबंधी अधिकारों की एक नई व्यवस्था की गई। ठीक सन 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। कब? 1793 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो राजस्व की निश्चित राशि निश्चित कर दी थी, जो प्रत्येक जमींदार को क्या करनी थी? अदा करनी होती थी। मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है इसको 1773 में, 93 में लागू किया था। ठीक बेटा। तो क्या था कि कंपनी ने जो है अपनी लगान की जो राशि थी वो बिल्कुल तय कर दी गई थी, जिसको जमींदार को जो है, प्रत्येक जमींदार जिस गांव की जमींदारी, इलाके की जमींदारी उसके पास होती थी, उसको अदा करनी पड़ती थी। और जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उनको जो है क्या करते थे? उनसे जो है राजस्व की वसूली के लिए उनकी संपत्तियों को नीलाम कर दिया जाता था। ठीक है बेटा। सन 1797 में वर्तमान के राजा की संपदाएं सबसे अधिक ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी गई। सबसे पहली नीलामी जो की गई सन 1797 में, वर्तमान के जो राजा थे उसने जो है समय पे लगान न दे पाने के कारण अंग्रेजी शासन द्वारा उनकी संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। तो बाद में जब कलेक्टर को पता चला कि भाई खरीदारों में से जो राजा के अपने नौकर और एजेंट ही थे, यानी कि जिन्होंने वो संपत्ति खरीदी वो राजा के ही आदमी थे, और उन्होंने राजा की ओर से ही जमीनों को खरीदा। राजा ने तेज बन गया, राजा ने लगान भरा नहीं, उनको दिया नहीं अंग्रेजों को कुछ। अब अंग्रेजों ने कहा कि भाई इसकी संपत्ति को नीलाम करो, तो राजा ने क्या किया कि अपने एजेंट और जो अपने सिपा सलाहकार थे उन्हीं को धन देकर उनसे ही वो संपत्ति खरीदवा ली। यानी इस नीलामी में जो 95% जो संपत्ति बिकी वो फर्जी बिक्री हुई। राजा ने जो है अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को जो है संपत्ति खरीदने के लिए पैसे दिए, मतलब यानी कि राजा की जमींदारी का नियंत्रण उसी के हाथ में रहा, उसकी जिम्मेदारी बच गई। फिर इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक, 75% अधिक जो है बिना जिम्मेदारियों क्या की गई? हस्तांतरित कर दी गई। और 1775 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक संकट के दौर से गुजरने लगी, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे। अकालों के कारण, और वर्षा ही नहीं हो रही अकाल से, तो इससे क्या हो रहा था? खेती की पैदावार भी घटती चली जा रही थी। अधिकारी सोचते थे कि खेती और व्यापार से जो है संचालन राजस्व का करेंगे, लेकिन वो इसमें इनकी सोच सही नहीं। तो फिर जैसे अब बात आती है कि एक जोतदार की बात आती है, बंगाल के बहुत सारे इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती था। क्यों था? क्योंकि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में जोतदार ने जमीन के बड़े बड़े भूखंड जो है उसने प्राप्त कर लिए थे, और स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उसका नियंत्रण हो गया था। ठीक है बेटा। फिर इस प्रकार वे उस क्षेत्र के काश्तकारों पर जो है अपनी शक्ति का प्रयोग करते थे। उसमें जो है जमीन का काफी बड़ा भाग बटाई के माध्यम से जोता जाता था, जो खुद अपने हल लाते थे, खेत में मेहनत करते थे, और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को देते, क्योंकि उनके पास बहुत सारी जमीनें थी। आधे में जो है, मतलब आधे आधे वाली बात हो गई, जैसे आजकल भी आप लोगों ने बहुत सारे सुना कि आधे में हमने खेत दे रखे हैं, यानी कि आधा मालिक का है और आधा हमारा है। माना मैं किसी की खेती कर रहा हूँ, तो आधी जो जितनी भी फसल होगी सब कुछ मैंने करना है, खाली खेत आपके हैं और आपके खेत में मैं कर रहा हूँ। तो क्या होगा? आपने मुझे सिर्फ खेत खेती के लिए दिए हैं और मैं उसमें खेती कर रहा हूँ। जितनी भी फसल होगी बाद में उसको आधा आपने रखना है और आधा मुझे रखना है। तो फिर इस तरह से जो है गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा प्रभावशाली होती थी। ठीक है बेटा।
फिर है पहाड़िया लोग। पहाड़िया लोगों ने विशेष ने मतलब जब बाहर के लोग पहाड़िया लोगों के संपर्क में आए तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार दिखाई। पहाड़िया लोग जो है विशेषकर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे उनको पसंद नहीं करते थे। उनको देख के उनके मन में जो है एक अजीब सी आशंका बनी रहती थी और वे उनसे बातचीत करने को भी तैयार नहीं रह सकते। ठीक है बेटा। बुकानन राजमहल की पहाड़ियाँ जहाँ पर वहाँ जहाँ गया वहाँ उसने निवासियों के व्यवहार को शत्रुपूर्ण पाया। बुकानन। ठीक है बेटा। पहाड़िया लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते रहते थे जहां किसान एक स्थान पर बसकर अपनी खेतीबाड़ी किया करते थे। पहाड़ियों द्वारा यह आक्रमण अपने आप को विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए किए जाते थे। यानी कि जो ये लोग थे ये आक्रमण करते थे जहाँ पे जो है खेतीबाड़ी की जमीन थी उन उन स्थानों पे जो है ज़्यादा लूटपाट करते थे ताकि जो है अपने आप को बचा सके। ठीक है बेटा। फिर इनका एक मकसद ये था, लूटपाट तो करते थे, अन्न धन की भी हो जाती थी, लेकिन इनका मकसद जो है जो वहाँ पे बसे हुए लोग थे, ये जो है मैदानों पे जो लोग बसे हुए रहते थे ये लोग जो है उनको अपनी ताकत से भी परिचित कराते रहते थे। फिर है बेटा संथालों का विद्रोह। संथाल कहने का मतलब है कि बेटा संथाल जनजाति ने वे कुछ भूमि को क्या किया, खेती बाड़ी योग्य बनाने का कार्य किया और उस पर खेती करना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब है उस पर खेती की शुरुआत की, उस पर सरकार को भारी, अब जमीन उन्होंने बनाई, सब कुछ उन्होंने किया, तो सरकार उस पर जो है क्या कर रही थी, कर लगा रही थी, टैक्स लगा रही थी। तो इसका जो है साहूकार लोगों को जो है पैसे देने में भी जो है बहुत ज़्यादा ब्याज ले रहे थे। भाई खेती हमारी, सब कुछ हमारा, कर्जा भी जो है बहुत महंगा मिल रहा है और कंपनी भी जो है उस पर भारी टैक्स भी लगा रही थी। तो कर्ज न अदा किए जाने की सूरत में जो है वो क्या कर रहे थे लोग, उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे थे। यानी साहूकार हो चाहे कंपनी के अधिकारी हो, अब वो क्या रहा था, कंपनी टैक्स लगा रही, कहाँ से देंगे, किसान कर्ज ले रहा है तो उसको जो है बहुत ऊंची ब्याज की दरों में कर्ज मिल रहा था। अब वो संथाल लोगों ने जो है जिस जमीन को बनाया तो वहाँ पे अब कर्ज लेने के कारण जो है साहूकारों ने उस पर जो है कब्जा करना भी शुरू कर दिया। फिर जमींदार लोग जो है इनके इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे, कई सारे जमींदार थे। तो इस तरह से जो है 1850 तक जब बंगाल वो सॉरी जब संथाल लोग ये महसूस करने लगे कि उन्होंने अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए कि मतलब उन्होंने सोचा कि हमें जो है ऐसी जगह चाहिए जहां पर हमारा अपना शासन हो, जहां पर जो है उन्हें मतलब कहने का मतलब है कि उनके ऊपर जो है उनका अपना शासन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हमें सरकार के नियम अपने नियम हम पे थोप रही है, हमें को जो है साहूकारों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। इसलिए जो है उन्होंने उपनिवेश काल में जो है अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह करने का निर्णय लिया और 1855-56 ईस्वी में सद्धू और कन्नू के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इसी को जो है संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा। अब बात आती है इस्तेमरारी बंदोबस्त। इस्तेमरारी बंदोबस्त अब कहने का मतलब है कि राज्य सरकार को जो क्या हुआ, जनता की ओर से लगान की निश्चित आय का आश्वासन मिल गया। अब उसे वार्षिक बोली के परिणाम पर निर्भर रहना पड़ा। ठीक। यदि एक जमींदार लगान नहीं चुका पाता था तो उस लगान की प्राप्ति के लिए उसकी भूमि को बेच दिया जाता था, पहले भी बता चुके हैं। ठीक। जब जमींदारों को यह पता चल जाता था कि उन्हें एक निश्चित राशि लगान के रूप में देनी है, यदि वे अधिक परिश्रम करेंगे, अधिक पूंजी लगाएंगे तो अधिक उपज का लाभ वही उठाएंगे। तो इसलिए जो है स्थायी व्यवस्था के समय भूमि के बहुत से भाग वनों से युक्त थे तथा व्यवस्था के पश्चात वे साफ कर दिए गए। स्थायी या इस्तेमारी बंदोबस्त ने सरकार को अधिक दृढ़ता प्रदान की। यानी कि जब जो जहाँ पे जमीन थी, जंगल थे, वहाँ पे जो है उसको खेती के लायक बनाया गया। जमींदारों को भी लगा कि हाँ यार, अगर हम कंपनी ने तो लगान फिक्स कर दिया है, अगर हम उसको नहीं दे पाए तो मेरी तो संपत्ति नीलाम हो जाएगी। इसके लिए उसने सोचा कि अगर वो खूब जमीन पे पैसा लगाएगा, मेहनत किया करेगा तो उसको अधिक उपज प्राप्त होगी। तो इसके लिए जो उसने जो जमीनें खाली पड़ी थी, बंजर पड़ी थी, उसको जो है साफ करा के वहाँ पे खेती योग्य बनाया। तो कुल मिला के जो है इस्तेमरारी बंदोबस्त से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बहुत फायदा हुआ। अब हुआ क्या कि इस्तेमरारी बंदोबस्त से जो है फायदा तो हो गया। फिर इस व्यवस्था स्थायी व्यवस्था के कारण कंपनी के योग्यतम कर्मचारी कानून विभागों के कार्यों के लिए मुक्त हो गए। पहले उन्हें
अपना समय काफी बोली लगाने वाले व्यक्ति को लगान इकट्ठा करने के कार्य में जो है लगाना तथा उस राशि को प्राप्त करने में व्यय करना पड़ता। पहले मतलब जो भी है नीलामी करना, वो करना, लगान इकट्ठा करना, जो कर्मचारियों का काम था, लेकिन अब उसे उससे जो है कर्मचारियों को इससे मुक्ति भी मिल गई। ठीक है बेटा। अब हुआ क्या कि कानवालिस ने यह भी सोचा था कि अगर इस्तिमरारी व्यवस्था जो है इससे एक ऐसे वर्ग का निर्माण होगा जो ब्रिटिश राज्य का समर्थन करेगा। उसने तो सोचा ना, दिमाग लगाया उसको कि भाई अगर ऐसी व्यवस्था रहेगी तो एक ऐसा जमींदारों का वर्ग या एक ऐसे पूंजीपति वर्ग का जो है निर्माण होगा इससे कि जो हमेशा अंग्रेजी शासन का क्या करेगा, समर्थन करेगा। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय ये बात सिद्ध हुई जब जमींदार ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति आज्ञाकारी रहे। जमींदारों ने जो है विरोध नहीं किया, यानी कि जो प्रथम 1857 में देखो ना उसने व्यवस्था ऐसी कर दी थी, क्योंकि जमींदारों को भी जो है सरकार से बिल्कुल टच कर दिया, क्योंकि उसका सीधा वो हो गया, क्योंकि अगर लगान नहीं देता है तो जमींदारी जाती है। फिर इस तरह से जमींदार ने खूब मेहनत भी की, उससे फायदा भी होने लगा उसको जमींदारी से। उसने देखा कि हाँ यार ठीक है, फिर सरकार के नीचे भी रहना पड़ा, क्योंकि अगर विरोध करते हैं तो फिर जमींदारी भी जाती है। तो इस तरह से जो है जमींदारों ने जो है 1857 के विद्रोह में जो है अंग्रेजी शासन का समर्थन किया, यानी कि विरोध भी नहीं किया। ठीक है बेटा। लेकिन इस्तेमारी बंदोबस्त में ये जरूर था, क्योंकि जमींदारों को फायदा था, क्योंकि कंपनी ने तो फिक्स कर दिया था भाई इतना देना है, अब इतना देना है चाहे वो कितना ही कमाए। अब समस्या ये भी थी कि सरकार भविष्य में जो है लगान बढ़ा भी नहीं सकती थी, किंतु इसका परोक्ष रूप से इसका लाभ हुआ राजा संपन्न होने के कारण। सरकार जो है अन्य उपायों द्वारा कर लगाने से धन की प्राप्ति कि इसके लिए जो उन्होंने चलो खेती पे छोड़ो और उपायों को जो है उनसे कर लेना प्रारंभ कर दिया। अब स्थायी बंदोबस्त यानी जो इस्तेमारी बंदोबस्त था बेटा, इसकी कुछ हानियां भी हुई। ठीक है बेटा। इसका जो है जमींदारों पर सामाजिक प्रभाव अत्यंत हानिकारक सिद्ध हुआ। इनमें से बहुत से अपने मजदूर कृषकों से लगान प्राप्त न कर सके और समय पे जो है लगान न चुकाने के कारण अपनी जमींदारी से और अपनी जमीन जायदाद से हाथ धोए। मतलब जमींदारों ने जो है क्या हुआ उनके साथ, क्योंकि अब वो अपने समय से जो है अपने काश्तकारों से जो है लगान प्राप्त नहीं कर पाए और सरकारी खजाने में जमा तो कर नहीं पाए। इस कारण क्या हुआ, उनकी भूमि भी उनके हाथ से चली गई, क्योंकि अब सरकार तो बिल्कुल वसूलने के लिए जमींदार की भूमि को नीलाम कर देती। ठीक है बेटा। फिर जमींदार ने अपने भूखंडों के विकास में अधिक रुचि नहीं ली, वो केवल एक अनुपस्थित भूस्वामी बन गए जो नगरों में रहते थे और इनका निर्वाह कृषकों के प्राप्त आय से होता था। अब जमींदारों ने क्या कर दिया, अपने आप तो जमींदार है, बड़े आदमी है, कोई मतलब नहीं है खेती में, किसी किसानों को गांव में दे रखी है, आधे आधे में दे रखी है, अपने आप शहरों में बड़े हैं, तो होना ही था। फिर कहाँ से होना था वो, क्योंकि ये सामने रहता ही नहीं था, तो कितना हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस बात की हानि उनको होनी थी। ठीक है बेटा। फिर बात आती है ब्रिटिश काल में उद्योग। अब ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिश सरकार की नीति रही वो भारतीय उद्योगों के लिए बिल्कुल विनाशकारी साबित हुई। ठीक। तो ये समय जो है भारतीय जहाज़ों को रोककर केवल ब्रिटिश जहाज़ों को व्यापार में प्रयोग किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पोर्ट ऑफ डायरेक्टर के फैसले से भारतीय जहाजरानी उद्योग पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत के जहाज़ों को जो है व्यापार करने के लिए रोक दिया गया और सिर्फ क्या किया गया, ब्रिटिश जहाज़ों को ही जो है व्यापार के लिए प्रयोग करने की बात कही गई। ठीक है बेटा। भारतवासियों के हथियार रखने और उनके प्रयोग करने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे जो है इस उद्योग को जो है नुकसान पहुंचा। ठीक है बेटा। फिर भारत में लोहा गलाने के उद्योगों को भी नुकसान पहुंचा। भारत में प्रयोग में लाए जाने के लिए केवल ब्रिटेन से बने कागज को खरीदने की ब्रिटिश नीति से भारतीय कागज उद्योग, अब देखो भारत में हथियार भी लग सकते हैं, तो लोहे के उद्योग, भारत के जहाज जो है व्यापार नहीं कर सकते हैं, तो जहाजरानी उद्योग। तो इस तरह से जो है अब ब्रिटिश भारत में जो कागज बन रहा था कि उसमें भी प्रतिबंध कि जो ब्रिटिश कागज आएगा वही चलेगा, तो जो है कागज उद्योग भी हो गए। तो कहने का मतलब है ब्रिटिश सरकार केवल ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए भारतीय शिल्पकारी और उद्योगों को सने सने विनाश के पथ पर अग्रसर कर दिया। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार की नीति थी, तो भारत के जो शिल्पकार जो उद्योग थे, लघु उद्योग थे, वो क्या हुए, धीरे धीरे समाप्त होने लगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही था। आप बने